अदील दरवेश आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम पॉडकास्ट सीरीज़ दरवेश टॉक्स में। आज जो है हमारे साथ इस वॉइस ऑफ वुमेन के पॉडकास्ट में बहुत अच्छे खासे जाने माने जो है हमारे मेहमान हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। आज मैं उनको, मेरे लिए बड़ा एक ऑनर है कि जहाँ पे अब पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि नेशनली जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में उनसे जानेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद है तनवीर पास्टर। आई वुड लाइक टू वेलकम इन द शो। तनवीर साहब ने थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कराता ज़रूर, इनफैक्ट काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन है वो, जो कि उनका एक्सपीरियंस भी है। वाइस चेयरमैन है अबुल प्लाजा के, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं कराची ताजिर इत्तेहाद के, CEO हैं पास्टा ग्रुप के, डायरेक्टर हैं मक्का होल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के, एंड ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द आबिद दानिश ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो सर इतना सारा काम आप इतनी यंग एज में कैसे करते हैं, ये बताएं। सर ये सब अल्लाह का बड़ा करम है, और कहने का मकसद है कि यंग एज तो यही तो वक्त है काम करने का। आप वक्त देंगे, काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इंसान आगे बढ़ेगा। कोशिश कर रहे हैं, ये तो बस खाली सारी बातें आपके सामने हैं, बट इन सब को करने के लिए कितना पीछे से स्ट्रगल किया है वो पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उसको देखते हुए अगर जाएँ तो हर किस्म का वक्त देखा है। कोई भी इंसान कहते हैं ना कि माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। जब ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, कोई साथ मिलता है, कोई सपोर्ट मिलती है, कोई उस्ताद मिलता है, कोई मेंटोर होता है, उसके साथ बंदा आगे बढ़ता है। सबसे पहले तो मेंटोर में जैसे कि वालिद मोहतरम मेरे हाजी कासिम पास्ता, उनकी हमेशा एक ही चीज़ सिखाई हुई थी कि भाई कभी भी जो है ना आपने जॉब जब कर रहे हो तो सीखने की हद तक करना है, पैसे की सोच पे नहीं करनी है। उस वक्त में एक वक्त था ज़माने में गुल प्लाजा पे जब जॉब पे स्टार्ट हुआ, जब वालिद साहब का अच्छा बड़ा अपना बिज़नेस था, हम गुल प्लाजा में जॉब शुरू की उसमें, तो उसमें वालिद साहब ने बताया था कि भाई जॉब सिर्फ सीखने के लिए करनी है, पैसों की सोच पे नहीं। जब वहाँ जॉब पे थे तो उससे भी एक अच्छी ऑफ़र थी, अपॉर्चुनिटी थी कि अगर जैसे कि समझो कि 1800 रुपये जॉब पे था बंदा, उसको अगर 10,000 की सैलरी की ऑफ़र आ जाए तो वो एकदम शौक करेगा क्या करना है। मगर वालिद साहब ने एक बात समझाई थी कि आपने ज़िंदगी भर जॉब नहीं करनी है, ठीक है, आपने सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है, सीखना है। तो वहाँ से स्टार्ट लिया, फिर आगे बढ़े। और तो मेरा सवाल यहाँ बेस जॉब पे आपने कहा जॉब की, एक सेठ के बेटे, एक एंटरप्रेन्योर के बेटे, कितना मुश्किल था जॉब करना। एक बार दूसरी बात ये जैक मा जो हमारे काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल नेम है, उन्होंने ये बात की है लर्न एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, दूसरे के सेक्टर पे सीखो। ये वही बात है जो आपने कहा कि आपके फादर ने कहा कि उनके सेक्टर पे सीखे। बार बार में इतना मुश्किल था ये एक सेठ के बेटे को नौकरी पे जाना। नहीं, मुश्किल का मामला था, बट ये है कि बहुत शौक था। शौक ये था कि देखो वालिद साहब ने कहा कि दुनिया को जानो, बाहर निकलो को पता चलेगा काम होता कैसे। तो बड़ी मेहनत की, उस टाइम पे भी वक्त निकाला, सारी चीज़ें की, मगर एक नौकर की तरह नौकरी की है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा कि भाई हमने प्लेटें तक भी धोई हैं, शॉप पे जा काम करते थे तो सारे काम भी किए। तो उससे फिर आगे बढ़ के फिर जब बताया कि जॉब पे वक्त ही रहे, उसके बाद फिर वहीं शॉप ली, फिर उसमें जो रिटेल की शॉप पे है उससे बढ़ते बढ़ते कि होलसेल के मामला पे है। फिर उसके बाद जो है वो माशाल्लाह रफ़ीक भाई से जुड़े, रफ़ीक जापान वाला गुल प्लाजा इन्होंने बेसमेंट बनाया तो उनसे जुड़े, उनके साथ फिर वो मेंटर चलते गए, उनके साथ वो सिखाते गए। उन्होंने भी एक बात बताई थी कि देखो तनवीर, तुम्हें जो है ना ज़िंदगी में कोई उंगली लेकर जो है ना खड़ा करेगा, तुम्हें ज़िंदगी भर चलाएगा नहीं, करना तुमने खुद ने है। तो वहाँ से फिर स्टार्ट आहिस्ते आहिस्ते गुल प्लाजा की खिदमत में आगे बढ़े। फिर जो है वो गुल प्लाजा में माशाल्लाह एक जो है वो पोस्ट मिली, उसके बाद जो है चेयरमैनशिप पे आए, फिर रफ़ीक भाई के साथ बिल्डर्स लाइन में आए, कंस्ट्रक्शन में आए, आहिस्ते आहिस्ते 2012 से फिर स्ट्रगल करके माशाल्लाह आज इस मकाम पे गुल प्लाजा की आपने बात की। एक ऐसी मार्केट है कराची की जहाँ पे हर चीज़ मिलती है, 10 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक की चीज़, और जहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। और हम कुछ भी सालों से देखते हुए इस मार्केट को, तो एक ऐसी मेन कहते थे स्ट्रीट पे है जो इमेजिनर रोड की। आप क्या देखते हैं कि मॉल्स के आने के बाद जो है इस तरह की मार्केट्स को क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं? देखिए गुल प्लाजा जो है ना, गुल प्लाजा मार्केट में कहूँगा कि कराची पाकिस्तान में नहीं, एशिया की नंबर 1 मार्केटों में नाम आता है। गुल प्लाजा में दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गुल प्लाजा में नहीं है। बड़े बड़े इंपोर्टर्स बैठे हैं, होलसेलर्स बैठे हैं, वैरायटी और सब होलसेल प्राइजेस पे, कोई प्राइस को बीट नहीं कर सकता गुल प्लाजा के। तो गुल प्लाजा के अपना नाम है, उसकी एक अपनी पहचान है। तो आप कहने का मकसद यहाँ तक कि चाइना भी चले जाएंगे ना, तो चाइना में भी उनको पता होता है, जो जहाँ से माल ले रहे हैं, जहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं, उनको भी पता होता है कि गुल प्लाजा, मतलब चाइनीज़ को भी गुल प्लाजा पता है। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें, गुल प्लाजा एक बड़ा नाम है। तो गुल प्लाजा को बीट मैं नहीं मानता कि कोई कर सके, चाहे कोई मॉल हो जाए, कुछ भी आ जाए। जिसको आदत है ना, जिसने गुल प्लाजा जाना है, वो तकलीफ उठा के भी उस एम जेनाट पे जाएगा, गुल प्लाजा से खरीदारी करेगा। शुरुआत की गुल प्लाजा से, और एक रिटेल मार्केट है जहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहाँ से कम्प्लीटली शिफ्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इतना बड़ा शिफ्ट कैसे सोचा? इतना बड़ा शिफ्ट ऐसे हुआ कि जैसे कि मैंने कहा ना कि शॉप थी रिटेल की, उसके साथ साथ माशाल्लाह गुल प्लाजा बेसमेंट जो बनाया रफ़ीक जापान वाले ने, तो उनसे मुलाकात थी, सलाम दो होती थी, जिक्र होता था। और फिर उनके साथ जो फिर वो गुल प्लाजा के इलेक्शन वाले मामला हुए, उसमें जुड़े, वर्किंग में आया। उसके साथ साथ उन्होंने भी देखा कि भाई वर्क कर रहा है लड़का, अच्छा है। तो फिर जब बातचीत हुई, मुलाकात हुई, जब बैकग्राउंड पीछे मालूम किया, उन्होंने भी देखा, बोला भाई यही कहानी है। मैंने कहा काम करूँगा,
कोई मसला नहीं, जैसा काम हो फील्ड में आऊँगा, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है ना। पैसों का मसला, सारी मामला अपनी जगह पर, मुझे आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ज़िंदगी में हाथ उंगली पकड़ के खड़ा करना है मुझने, चलना तुझने खुद ने। तो उन्होंने माशाल्लाह साथ दी, सपोर्ट की। तो उनके साथ जुड़ते जुड़ते फिर जैसे कि उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उस पर स्टार्ट लिया, साथ करते गए। एक वक्त था कि उनके पास जैसे कि नॉर्मल एक जॉब की हैसियत से स्टार्ट की थी, फिर एक वक्त आया कि उनके वो वर्किंग की हैसियत पे, पार्टनर की हैसियत पे फिर आ गए। फिर माशाल्लाह चलता गया 10-12 साल। हाँ, अब डायरेक्टर है माशा 10-12 साल का उनका साथ रहा। मरूम 2 साल हो गए रफ़ीक भाई के इंतकाल को, मगर ये एक मैं कहूँगा कि उनकी साथ, उनकी मेहनत, उनकी मोहब्बत से अल्लाह पाक ने ज़िंदगी का नहीं, अपने आप पे फ़ख्र कभी भी नहीं आया। क्योंकि इसकी वजह है कि देखो, एक मेरी सोच है, मेरी जो डाउन टू अर्थ जो मेरी सोच है ना, कि भाई मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, तू सब कुछ, तेरा सब कुछ। और रब की ज़ात देने वाली अगर कोई इंसान कहे ना यार मैंने किया, तो यार उसके बस की बात नहीं है। मैंने कहा कि भाई बड़े बड़े आपको शाबाशी तो देता है ना कभी यार, वो शाबाशी देने वाले कंधे चले गए। एक तो वालिद मोहतरम, उसके बाद फिर जो है वो रफ़ीक जापान वाला, फिर हमारे मरहूम सईद हारून और रियाज़ बिल्डर रॉयल वाले रियाज़ भाई। तो ये 4 समझो कि मेरी लाइफ के मेंटोर रह चुके हैं। मतलब एक के बाद एक करके जब लाइफ से जाते रहे तो मतलब ऐसा लगा कि भाई मैं मतलब अकेला हो गया हूँ। आप मेमन कम्युनिटी से बिलोंग कर, अब अल्लाह पाक ने एक और मेरे ऊपर एक बड़ा करम कर दिया कि माशाल्लाह जिस ग्रुप से मुझे अब जोड़ा है, आबिद दानिश ग्रुप ऑफ कंपनीज से। आबिद और दानिश माशाल्लाह 2 एक बड़े नाम हैं कराची शहर में बिल्डर्स में, तो इनकी सपोर्ट है। अब समझो कि वो कमी इनसे पूरी हो रही है। इन्होंने भी भारी सपोर्ट दी है, बिल्कुल साथ चल रहे हैं, सारी चीज़ें वर्किंग में मैं इनके साथ हूँ। तो अल्लाह पाक ने कोई ना कोई सिस्टम बनाया। देखिए नीयत साफ़ है ना तो मंजिल आपकी आसान है, तो सिस्टम यही चल रहा है। आप मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और एक जनरल ट्रेंड रहा है कि मेमन बच्चा जो है शुरू से कहा जाता है उसको कि धंधा करना या कारोबार करना। आपको तो ये बताया गया है, लेकिन अब आने वाले वक्तों में हम देख रहे हैं कि बच्चे तालीम तो ले रहे, तालीम की वजह से सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हैं या जॉब्स कर रहे हैं, उनका रुझान कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता जा रहा है मेमन कम्युनिटी में। इसके लिए आप ये समझ रहे हैं कि गैप बन जाएगा आगे कि पेरेंट्स तक तो या फादर्स तक तो जो है वो काम कर रहे थे, वो बच्चे जो है नौकरियाँ कर रहे। बात पता है क्या, देखो आप जैपनीज़ जो लोग हैं ना, उनका मानना ये है कि हमारी जो 3rd जनरेशन जो होगी ना वो गरीब पैदा होगी। तो वो कैसे कि जैसे हमारे कम्युनिटी का भी यही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसकी वजूहत है। जैसे कि आप ये देखो कि जब नंबर 1 जो हमारे बाप दादा ने जो स्ट्रगल किया, मेहनत की, इन्होंने हमें ला के प्लेट में रख के दिया, फिर उसके बाद हमने एक वक्त आया हमने स्ट्रगल किया। अब कहने का मकसद है कि हमने स्ट्रगल किया, इसके बाद जो हमारी आने वाली जो नस्ल है ना उसको हम कोशिश कर रहे हैं बताने की भाई कितनी मेहनत से मिला है, क्या चीज़ हुई है। तो हम अगर इनको ये इनकी सोच में डालेंगे, समझाएंगे, तो हो सकता है कि ये पीढ़ी पे हमारी सूरत चले। मगर जब नेक्स्ट पीढ़ी आएगी ना तो उसको तो प्लेट में रखा हुआ सारा मिलेगा। तो बाज़ औक़ात ये कि वक्त के साथ जब हालात बदलते तो वो सिर्फ खर्च करना जानेगी, वो बनाना नहीं जानेगी। तो बात ये कि जैपनीज़ लोगों का भी यही कहना है कि भाई जब आप जो तीसरी आपकी जो पीढ़ी होगी ना वो उसमें, मगर मैं मेमन कम्युनिटी में मेरी जिससे भी मुलाकात होती है, जो भी लड़के हैं, जो भी यंग जनरेशन है मुझसे मुलाकात करते हैं, मैं उनको एक ही मशवरा देता हूँ, ज़िंदगी भर नौकरी का नहीं सोचना, छोटा काम हो अपना काम हो, ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने लाखों रुपए खर्च करके आपने डिग्री ली, पढ़ाई की, आप वही बैंक में इधर उधर आप जॉब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, एक वक्त आता है वो जॉब खत्म होती है, फिर पेंशन पे इसमें मामला पे आपने बनाया क्या, आपने क्या किया। अब वो देखिए ना, एक मिसाल बाज़ों का चल रही होती है कि वो बाज़ों का फेसबुक पे आपने देखी होगी पोस्ट चल रही होती है कि भाई 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो बोला कि भाई है ना 3 गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं वो लेक्सस खड़ी हुई है, प्राडो खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई है। बोला भाई ये हैं जो जिन्होंने पढ़ा नहीं है पर जो बिजनेसमैन है उनकी ये गाड़ी है। एक भाई है जो डिग्री होल्डर है, वो जॉब कर रहा है, उसके बाद मेहरान गाड़ी है। तो बात ये कि वो हम अगर जॉब की सोच पे होते हैं ना तो हम उधर तक ही महदूद रहेंगे कि भाई जॉब है, 1 लाख 2 लाख रुपए सैलरी है, आ रही है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए एक्सपेंस हो जाता है, 50,000 बचने हैं, कल को बच्ची बड़ी हो रही है, उसकी शादी की, बस ख़त्म दबा, जो भी है क्लियर है। सवाल ये बनता है, हमने कहा ठीक है कारोबार करे, कुछ फैमिलीज़ में, कुछ कम्युनिटीज़ में देखा है, उसमें गोरी कम्युनिटी भी है, निमर कम्युनिटी भी है, आज़ार कम्युनिटी भी है, और बच्चे को शुरू से ट्रेन करते हैं कंपैरेटिवली जल्दी जो है वो कारोबार शुरू करें। और कुछ कम्युनिटीज़ में, कुछ फैमिलीज़ में देखा गया है जहाँ कहते हैं नहीं तुम डिग्री ले लो, मास्टर्स ले लो, उसके बाद शुरू करें। आपके साथ में व्हाट इज़ द राइट एज के जहाँ पे वो स्टार्ट करे अपना कारोबार? देखें, वो एक मिसाल दी जाती है ना, आपने सुना है कि पढ़े लिखे लोग किस्मत वालों के गुलाम हैं, जो मिसाल दी जाती है। कि मैं इस बात को उसमें नहीं कहूँगा, बात यह है कि देखो एक इंसान स्ट्रगल करके कोशिश करेगा ना अपने कारोबार की। अच्छा, हमने ऐसे लोग देखे हैं जो डिग्री होल्डर सारे जॉब कर रहे हैं, जो इनका ऑनर है ना उसकी बेचारे की कोई पढ़ाई नहीं है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस है। देखो प्रैक्टिकल और थ्योरी में फ़र्क है, ठीक है। हम जैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर जैसे मैं काम करता हूँ, मेरे पास जो लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने डिग्रीज़ ली हुई हैं, जिन्होंने जो है वो पढ़ा हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, सारी चीज़ें जो भी है, अब उनका है एक ड्राइंग तक, मतलब जो है वो थ्योरी तक महदूद है, ड्राइंग बन के आगे ड्राइंग दे दी, मगर जो प्रैक्टिकल साइट पे खड़े रह के हमने जो वर्किंग करनी है ना उसकी बात अलग है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी ड्राइंग में, उनके मामलात में उन्हें जब मैं समझाता हूँ साइट पे खड़े रह के, बेटा अब इस चीज़ को देखो,
तो प्रैक्टिकल थ्योरी का फ़र्क है। जब आप फील्ड में उतरेंगे तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। हालांकि मैंने कोई सिविल इंजीनियरिंग नहीं की हुई, मैंने कोई आर्किटेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, मेरा कोई मतलब जो है वो एक्सपीरियंस है बस वर्किंग पे और साइड पे रहकर। मेरी एक आदत है, जब मैं प्रोजेक्ट पे जब कोई काम भी चल रहा हो तो मैं खुद खड़ा रहता हूँ उस पर और डेली की अपडेट प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं खुद देता हूँ, खुद अपडेट देता हूँ वीडियोज़ बना के कि आज ये काम हो रहा है, आज ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। तो भाई कोई भी आपकी फील्ड है ना, उसमें आप इंटर होंगे ना तो आपको उसमें चाम नज़र आएगा। अगर आप पहले से दिल तोड़ के बैठेंगे नहीं है इसमें क्या है, इसमें इनकम कोई थोड़ी है, हमने तो यार फिक्स लगी बंदी हो, बस वो किचन चलता रहे, किचन सेफ रहे, तो वो फिर एक लिमिट है। ठीक है, वक्ती तो आपको आसान लग रहा है, फिर आप ये सोचो आप आगे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। तो इसमें आज तक जिसके पास जॉब है ना अभी भी, तो वो भी एक अल्लाह की बड़ी नेमत है, लोगों के पास तो ये भी नहीं है। मगर 9 to 5 के बाद भी ऐसा नहीं कि 5 बजे के बाद जाके आपने थक जाना है यार घर में, आप 5 बजे के बाद बैठ के क्या करना है यार। आजकल मोबाइल का बिज़नेस आया हुआ है, एसोसरीज़ का बिज़नेस आया हुआ है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, पार्ट टाइम है, बहुत सी चीज़ें हैं, ऑटो पार्ट्स के कुछ भी आप कर सकते हो। जैसे फूड पार्टनर राइडिंग चल रही है, बहुत सी मतलब एक बिज़नेस मिला हुआ है। मतलब आप स्ट्रगल करो, आप सेव करने की कोशिश करो। हम वक्त और हालात को रोते हैं, हमारी आदत है कि यार हालात सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, खर्चे इखराज आते हैं। वही वाली बात है कि आप जो है ना अपने खर्चे को नहीं रोकें। बात से बंदा करता है ना, बंदा कहता है कि यार मेरी ₹1,00,000 इनकम है यार, मैं कोशिश करूँ 80,000 खर्च करूँगा। भाई आपकी लाख इनकम है, सोच करो 1.5 लाख कमाने हैं। तो ये बहुत अच्छी बात कि आपने रेवेन्यू पर फोकस करना चाहिए, कॉस्ट पर फोकस नहीं करना चाहिए। आप जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है 3 डेकेड से ज़्यादा हो गया हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान की साथ भी कराची की इवॉल्व होती जा रही है। हमारा इतना अर्बनाइज सिटी है कि जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ तो पानी की और बिजली की तो कहीं। हमने देखा है पहले बिल्डिंग्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट हो गए, फिर अपार्टमेंट्स काफ़ी बड़े खुशादा अपार्टमेंट्स तो कन्वर्ट हो गए, फिर इसके बाद जो है कॉलोनीज़ बन गई, कॉलोनीज़ के बाद आप पूरे एक तरह से एक शहर बन गए। तो आप कैसे देख रहे हैं आगे भी फॉरवर्ड? सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, जो हम लीगल काम करने वाले लोग हैं ना, लीगल काम जो कर रहे हैं, जो 18 NOCs लेके प्रोजेक्ट को चलाते हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। 18 NOCs ले जाने के बाद भी हमें इतनी मुश्किलात का सामना होता है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ नहीं है, कि भाई आपने गैस के कनेक्शन ले लिए, गैस अभी अवेलेबल नहीं है, बिजली के ले लिए, बिजली की प्रॉब्लम आ रही है, पानी का सेंक्शन करा लिया उसकी आती है। ये सारे हमें पेश करने पड़ते हैं। जो नॉर्मल जैसे कि 120 गज का प्लॉट को बना रहा है, जो खुद को बिल्डर बोलता है वो बनाने में बना लेता है, वो भाई छत चढ़ानी है तो भाई वो 1,00,000 2 लाख रुपये दे दिए, छत भी चढ़ा ली, कनेक्शन गली में से खींचना है वो ले लिया, तो उनके लिए आसान है। तो जब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी ना तब तक स्ट्रगल इतना आसान नहीं होगा। अब बाज़ वक़्त क्या कहते हैं यार बड़े बड़े बिल्डर्स काम कर रहे हैं और भाई वो प्रोजेक्ट दे देते हैं, प्रोजेक्ट इनको दे दिया और प्रोजेक्ट में क्या है कि भाई कनेक्शन नहीं है मीठे पानी का। भाई सबसे पहले मेरा तो एक उसूल है, हमारे ग्रुप का भी, हमारा भी, जो भी प्लॉट्स हम लेंगे सबसे पहले उसका सेवरेज का, उसका पानी का मसला पहले हम सेंक्शन कराते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट की इंशाल्लाह शुरुआत करते हैं। हमारे बैग जो भी प्रोजेक्ट करते हुए आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पानी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले से इस प्रोजेक्ट पर हम बैठे हुए हैं अभी इस वक्त RJ हेवन अल्लामा इकबाल रोड। जिस दिन मैंने प्रोजेक्ट हैंड ओवर ये मतलब लिया था जब ज़मीन, तो हमने सबसे पहले सेंक्शन कराया था, सबसे पहले पानी का सेंक्शन कराया, 3 इंच की लाइन ली, इसका लीगल 75 लेकर चालान बैठ किया लीगल वे पे जाकर। तो ये चीज़ें अगर बिल्डर पहले भी कर लेगा, देखो ये हलाल काम है और बेहतर रोज़गार है, आप इसमें जो है लोगों को घर फ्राहम कर रहे हैं। अगर आप लीगल जायज़ तरीके से अगर करोगे तो मेरा नहीं मानना कि आगे को इंशाल्लाह कभी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी बहुत से लोगों की आदत है कि नहीं यार बच नहीं रहा, हालात ऐसे हो रहे हैं, मामला ऐसे हो रहे हैं। भाई देखो वक्ती तौर पे क्या होता है, देखो नफ़े में नुकसान है, सारी चीज़ें होती हैं, चलता है। एक बंदा फिजिबिलिटी बना के चलता है कि यार मुझे यार इतने बच जाएंगे, फिर बोलता है कि नहीं यार इतने नहीं बच रहे, इतने बच रहे हैं। भाई बच तो रहे हैं ना, आज वक्त निकलेगा जब प्रोजेक्ट चल रहा होगा आगे जाके और भी सेटिंग हो जाएगी। मगर ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होती है ना, इल्लीगल, उसके ऊपर जो है ना पाबंदी होनी चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तभी जाके शहर में पानी और ये मामला तो सारे हल हो सकता है। आपने ये लाइसेंस की बात की, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की बात की, ऑफिशियल प्रोसेस की बात की, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कभी चैलेंजेस आए? बहुत अभी ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? बहुत से आए, सब कुछ होने के बावजूद भी क्या करेगा बाकी कभी इससे पहले छोड़ो यार। नहीं मायूसी तो देखिए, बात ये है कि मेरी एक सबसे बड़ी आदत है कि मैं कहीं भी किसी भी मामला में फंसता हूँ ना तो 1 मिनट के लिए जहन में आता है कि यार ये क्या है, फिर होता है कि नहीं यार अल्लाह मालिक हो जाएगा, रब तेरी रज़ा में राज़ी, तो जिस भी हाल में रख। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से अपना काम रुका नहीं है यार कभी चैलेंजेस आए? हाँ चैलेंजेस तो बहुत है। देखो आप शहर के बीच में काम कर रहे हो तो चैलेंजेस तो आएंगे ना, बहुत से मामला है, सारी चीज़ें हैं, रिकवरीज के मामला होते हैं सारे। देखो क्लाइंट क्या मांगता है आपसे, जो क्लाइंट बुकिंग कर रहा है, एक बंदा जब आपसे फ्लैट की बुकिंग कर रहा है, 2-3 करोड़ का फ्लैट ले रहा है, तो ज़रूर उसका जहन होगा ना कि यार मैं ये पेमेंट कर सकता हूँ। तो उसको वो क्लाइंट मांगता है आपसे फैसिलिटीज़ क्या है कि देखो आप पैसे मांगने के तब राइट रखते हो जब आपकी साइड पे काम चल रहा हो, आप काम कर रहे हो, आप काम करोगे, आपका काम वर्किंग में होगा, आपको क्लाइंट को कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। आपसे वे मैसेज कर देंगे आपके ड्यूज़ है तो वो आपके पास पेमेंट पहुँच जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से हम काम कर रहे हैं इस वक्त, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे प्रोजेक्ट में रिकवरीज का भी कोई इशू नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मामला अच्छा चले क्योंकि काम कर रहे हैं,
क्योंकि जो हमारे साथ मेरे साथ सपोर्ट भी है, जो मैंने आपसे नाम लिया था आबिद दानिश ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी भी यही थिंकिंग है यार हमने प्रोजेक्ट बनाना है। इसके अलावा जो सदर वाला हमारा प्रोजेक्ट है, मक्का होल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारे साथ है, पार्टनर है, किंगडम रेसिडेंसी बना है, वहाँ भी यही बात है कि कलेक्शन हो ना हो हमने काम करना है, क्योंकि एक पॉलिसी हमारी भाई घर लेके नहीं जाना, पहले बनाना है। यहाँ पे आपने बात काम करना है, और आपका काफ़ी देखा भी है काम कि आप बिज़नेस के अलावा सोशल वर्क भी काफ़ी कर रहे थे, जिसमें से आपने एक क्रिकेट लीग भी अभी करवाई थी, यूथ में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे हमें। अभी हम लोगों ने जो है वो सीज़न 2 कराया था अंजुमन प्रीमियर लीग का, ठीक है। इसमें देखो मेरा इनिशिएटिव ये था, मेरी सोच ये थी कि जो यंग जनरेशन हमारी है ना, आजकल आपने देखा होगा मोबाइल, टिकटॉक, मामला फलाना, बच्चे के हाथ में यूट्यूब, इंस्टा चल रहा है, तो मैं कहता हूँ जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो इससे मोबाइल से निकल के हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरफ है, फिजिकल। और मेमन कम्युनिटी के अंदर और ओखाई में खास तौर पे क्रिकेट में बहुत टैलेंट है जो मैंने देखा है, तो इस दफ़ा हमने सोचा मौका दिया जाए, जैसे सीज़न 1 में हमने किया था। सीज़न 1 में करने के बाद मैंने जो प्लेयर्स सेलेक्ट किए थे ऑक्शन में, मतलब उसके बाद उन प्लेयर्स को मैं पूरा साल अपने साथ लेके चला। इसके बाद वापस सीज़न 2 जब हमारा आया, हमारा मैच हुआ टूर्नामेंट, माशाल्लाह फाइनल विन किया हमने, अल्लाह पाक के करम से बड़ा। तो उसमें फिर मुझे खुशी है कि हुई कि जो लड़के जिन्होंने स्ट्रगल किया, पूरे साल चले मेहनत की, तो उनको इसका रिजल्ट भी मिला। और आने वाले अब नेक्स्ट ईयर हमारी सोच है कि सीज़न 3 हम लेकर आएंगे, इसके अंदर और मज़ीद। और हमारी कोशिश है कि जो टैलेंट आगे निकलेगा उसको हमने PSL तक, डोमेस्टिक लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है, क्योंकि छोटी एज है, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल अभी टाइम है। देखो कोई ना कोई सपोर्ट करेगा तो आगे बढ़ेंगे, जैसे हमें भी किसी कोई सपोर्ट हुई, कोई हाथ आया तो हम आगे बढ़े ना, तो ऐसे उनका भी है कि हम चाहते हैं। तो भाई आप सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। हमने तो ये सुना है हमेशा से कि मेमन कंजूस होते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मैं तो कहता हूँ कि मेमन कंजूस कहने वाले भी जो है ना बेवकूफ़ है, क्योंकि मेमन से बड़ा दिल किसी का नहीं है। ये आप देख लें, जितने बड़े कारोबारी लोग हैं मेमन है, जितना बड़ा काम हो रहा है मेमन है, जितनी बड़ी चैरिटी हो रही है वो मेमन कर रहा है। अच्छा, मुझे ये पता है, आपने कहा कि मेमन नॉर्मली कंजूस होता है, दिल बड़ा होता है, और कराची में काफ़ी अभी देख रहे हैं, प्रोसतार ईवी वाज वन ऑफ दीस एप्पल्स। मेरा हमेशा कहना ये कि मेमन एक कास्ट तो है और लैंग्वेज तो है, लेकिन वो एक माइंडसेट है शायद वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या ये सच है? बिल्कुल सोचे। मैं आपसे इस वक्त कह रहा हूँ कि भाई इस वक्त टोटल जो है ना, ये शहर मुल्क पाकिस्तान जो चल रहा है ना, इसमें 70% तक जो है ना मेमन तबका जो है ना, बड़े बिजनेस में, बड़े बड़े नाम में, बड़े बड़े टाइकॉन्स में आप देख लें मेमन ही है। चैरिटी में मेमन है, बड़े बड़े चैम्बर्स में भी मेमन है, फेडरेशन में मेंबर्स मेमन है, और आज आप तो देखो सियासत में भी मेमन आए। अच्छा, आपने यहाँ पे बोला सेठ में, लेकिन लोगों को ऑब्जेक्शन होता है ये सेठ वर्ड को यूज़ किया जाता है, ये अनप्रोफेशनल है, क्या करें? स्टॉक ऑफ नहीं, सेठ कल्चर खत्म है, बड़े बड़े टाइकॉन ले लें, बिजनेस टाइकॉन में कर लें, आप सेठ का उसको वर्ड हटा दें। वो तो अपनी अपनी सोच है, जैसे कि मेमन में कम्युनिटी बैठे होते यार बड़ा सेठ आया तो लैंग्वेज में बोल देते हैं, तो उसमें भी आप नॉर्मल आदमी को भी बंदा सेठ बोल देता है, यार तो बड़ा सेठ है यार, तो जवाब नहीं दे रहा, तो आ नहीं रहा, ये वो है, वो सिलसिला चलता है उसमें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब उस दूसरे उसको वे में लेके जाए। अच्छा, लैंग्वेज पर हमने बात की, बहुत सारी पेमेंट कम्युनिटीज़ अब लैंग्वेज स्टाइल होती जा रही है। नई जनरेशन जो है वो या उर्दू बोल रहे होते हैं या इंग्लिश बोल रहे होते हैं, अब मेनली बोलने से थोड़ा हिचकिचाते हैं और सिखाई नहीं जा रही। अगर ये आगे जाके मैं कहा ना नेक्स्ट थर्ड पीढ़ी की तरफ जाते हो तो फिर तो लैंग्वेज ख़त्म ही हो जाएगी। तो इसके ऊपर बात हुई थी, बाज़ औक़ात जो है लास्ट भी हुआ था इसके ऊपर, अपने घर में अगर आप मेमन हो तो मेमन लैंग्वेज घर में यूज़ कराओ, मसला थोड़ी है। भाषा मीठी ज़बान है, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ होती है, ऐसा नहीं कि होती। मैं अपनी पर्सनली अपनी बात करूँ, मेरी फैमिली में यूज़ होती है, बिल्कुल हम करते हैं। मेमनी बात ज़रूरी, बच्चों को भी बात कराते हैं कि भाई उनको आना चाहिए कि भाई हम मेमन हैं। जनरली लोग नहीं यूज़ कर रहे होते प्रॉपर्ट वर्ड में। तो यार देखो बाज़ औक़ात पता है क्या, वो नहीं, हम किसी जगह जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को लोगों ने यार बहुत हाई फाई समझ लिया, और वो इंग्लिश बोल रहा है तो यार कोई स्टैंडर्ड होगा, हाई फाई फैमिली होगी। यार ये फिर वही बात है कि एक नॉर्मल बंदा भी अगर वो पढ़ लेता है कुछ को, थोड़ी अंग्रेज़ी में बात कर लेता है इंग्लिश में, तो बोले नहीं यार ये यार अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो इसका मतलब आप मेमनी बोलोगे तो ऐसा कोई थोड़ी कि अच्छी फैमिली से नहीं हो। यार अल्लाह पाक ने बैकग्राउंड दिया है, अच्छा आपको दिया है, फ़ख्र से कहो कि यार मैं मेमन हूँ यार, मैं बिल्कुल। यहाँ पे आपने पढ़ने की बात की, मेमन कम्युनिटीज़ में लड़कों का पढ़ने का रुझान ज़्यादा हो गया लड़कों मेरे से, जिसकी वजह से आजकल जो है आगे जाकर रिश्तों का गैप है, माइंडसेट का गैप है, और फैमिलीज़ में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लड़के नहीं पढ़े और लड़कियाँ पढ़े। मेमन लड़कों में पढ़ाई के लिए इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कम कर रहे हैं पढ़ाई की। हमारे यहाँ पता है क्या होता है कि 12 साल 15 साल का लड़का हुआ नहीं, अगर बाप का बिज़नेस सेट है ना, उसने इसके अंदर इन्वॉल्व करना है इसको। बोला मेरे पीछे कौन है, कौन देखेगा, मेरे पीछे कौन करेगा। एक मिसाल है, मेरा बेटा है माशाल्लाह, खुद हाफिज़ुल कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, मगर अभी से मेरे कोई अकाउंट्स, कोई मामला, कोई चीज़ों में मैं उसको इन्वॉल्व करता हूँ, बताता हूँ, कोई उससे सवालात करता हूँ, कोई चीज़ होती है उससे मशवरा करता हूँ, बोलता हूँ उसको मैं। हालांकि ये छोटी है बट उसको आहिस्ता आहिस्ता हम इन करते जाएंगे। तो बाज़ औक़ात के देखो, मैं तो एक बात करूँगा, देखो पढ़ाई नहीं बताता हूँ, पढ़ाई किस लिए कराई जाती है, पढ़ाई किस लिए करें कि आप में शऊर पैदा हो, ठीक है ना।
कायदे आज़म के जो 14 नुकात हैं, आपने जब पढ़े उसके बाद पूरी लाइफ में किसी ने आपसे पूछे कि क्या है? हमने मुताले के लिए पढ़े सारी चीज़ें की हैं, एग्जाम में पूछे, उसके बाद किसी ने पूरी लाइफ में कोई पूछेगा नहीं है, पूरी लाइफ में किसी ने पूछा नहीं होगा। देखो पढ़ाई जो है ना हम लोग क्यों कराते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कराते हैं, उसको बच्चे को जो है ना मतलब माहौल के बारे में बताने के लिए, उसकी लैंग्वेज सेट करने के लिए, उसको माहौल में ढलाने के लिए। अब हम सोच ये रहे कि यार मैं उसको जो है यार CA कराना है, ये कराना है, भाई उसको CA करा के क्या कराना है? जॉब करानी है। या CA करा रहे हो आप, चलो उसको मैं कोई बिज़नेस कराऊंगा, कोई IT का अपना सिस्टम शुरू हो जाएगा, कोई चीज़ कराएंगे इसमें। अब दिमाग में बैठी है जॉब। अब आप कहीं रिश्ते की बात आ गई, रिश्ता लेके कहीं जाते हैं, बोले यार इसकी जॉब है, बैंक में जॉब करता है। अच्छा भाई अच्छा रिश्ता है यार, कर दो। और बाज़ औक़ात क्या है, लड़का क्या करता है यार, अपना काम करता है, मोबाइल की शॉप चला रहा है। अबे यार ये तो कभी कारोबार है कभी नहीं है, क्या होगा यार, हवाई रोज़ी, ये तो किराए की दुकान है, हवाई रोज़ी है। जैसे स्टेट्स में ले लें, स्टेट्स ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, जैसे कि भाई कभी 1% मिला, कभी नहीं मिला, कभी काम लगा नहीं लगा, तो इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। और मेमन बच्चों के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, जो वालिदैन है ना, अब एक वालिद है वो स्टेट का काम कर रहा है, उसका बेटा होगा तो वो चाहेगा ना कि मेरे बिजनेस में मेरा बेटा है, तो बिजनेस में जल्दी ले लेते हैं। अब जो 2 पैसे आना शुरू हो जाते हैं, बच्चा कमाने लगता है, टॉकिंग करना सीख जाता है, माहौल में आ जाते हैं, तो फिर यार बोले पढ़ाई किस लिए करनी है, आगे बढ़ने के लिए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ा दिया अल्लाह ने, बढ़ गए। बात यही है कि बढ़ गए, कर रहे हैं। अब मेरी अपनी थिंकिंग सोची कि भाई पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई एक लिमिट तक, एक लेवल तक आपको जो है वो शऊर आ जाए आपके अंदर, बात करने की तमीज़ आ जाए, और किस तरीके से रहना है, किस तरह से चलना है, इस हिसाब से, इस तरीके से। यहाँ पे ये देखा जाए जो लोग कारोबार करते हैं तो एक माइंडसेट ये है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं तभी कारोबार कर पाते हैं। और ईच स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि वो तो आराम से 12 बजे उठेंगे, 1 बजे दुकानें जाएगी अपनी दुकान पे ऑफिस में, और रात को 9 बजे घर पे आके। तो ऐसे वाले लोग ये, तो आपके साथ में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होनी चाहिए और टाइम स्केड्यूल कैसे करें? देखें बात दरअसल क्या है कि जॉब होती है ना, वो है 9 to 5, ठीक है। कितने आवर्स हो गए आपके? 8 आवर्स। 8 आवर्स हो गए। अगर आप 12 बजे अपने काम पे जा रहे हो, रात को 9 बजे आ रहे हो, कितने आवर्स हो गए? 9 आवर्स। अपने काम को ज़्यादा अहमियत देनी है, ज़्यादा टाइम देना है। एक मिसाल है, हमारा अपना काम है मेरा, हम सुबह 8-9 बजे भी चक्कर लग जाता है साइट पे, फिर वापस घर चले आते हैं, फिर 12-1-2 बजे भी आते हैं। 2 बजे आने के बाद रात को 10 भी बजे, 11 भी बजे, 12 भी बजे, 1 भी बज जाए, रात भी गुजर जाए। मेरी अपनी पर्सनली रात भी गुजारते हैं यहाँ पे, जब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा होता है, कंक्रीट हो रही होती है, तो रात भी गुजर। अपने काम पे बंदा ज़्यादा टाइम देता है। जॉब तो जॉब है यार, 9 to 5 है, 9 जाना है, 5 आना है, तो उसमें फिर आप आगे स्ट्रगल नहीं कर सकते। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हर किसी के बंदा जॉब ना करे, सभी अपने बिजनेस की तरफ, मगर कोशिश ज़रूर करे, छोटा हो पर अपना हो। देखो लाइफ में रिस्क नहीं लोगे, आगे नहीं बढ़ोगे आप। वही लोग कहते हैं हमारे पास आइडिया बड़ा अच्छा है, हमें काम करना, हमारे पास पैसे नहीं है। ऐसे लोग क्या करें कि जो समझते हैं कि सिर्फ पैसे से ही बिजनेस शुरू हो? देखो बात पता है कि अल्लाह पाक कहते हैं ना कि रिस्क जो है ना अल्लाह के हाथ में। विषय क्यों कहा गया है कि रिस्क अल्लाह के हाथ में, किसी बंदे के हाथ में नहीं। देखो जिसके पास आइडिया है उसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है उसको इस्तेमाल का तरीका नहीं है। तो बाज़ औक़ात पैसे वाले के पास नॉन पैसे वाला इसीलिए तो जुड़ता है ना, कि भाई एक बड़ी कंपनी है, वो एक मैनेजर क्यों रखती है कि भाई उसके पास आइडिया है, उसके पास आइडिया एक्सपीरियंस, उसके पास पैसा नहीं है, पर उसके एक्सपीरियंस का हमने फ़ायदा लेना है। बात ठीक है ना, एक मैनेजर ही। तो बात हुई कि अगर ऐसा हो कि जिसके पास पैसा भी हो, उसके पास दिमाग भी हो, उसके पास आइडिया भी हो, तो यार फिर बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा, जिसके पास दिमाग है पर पैसा नहीं है। तो अल्लाह ने सिस्टम तो बनाया हुआ है ना, अल्लाह ने जोड़ा है, बिल्कुल जोड़ा, बिल्कुल जोड़ बना हुआ है, बिल्कुल यही है। वरना तो इंसान के हाथ में अगर होता रिस्क और मौत, तो किसी को कोई जीने नहीं देता यार। अगर पाकिस्तान हम देख रहे हैं आजकल बड़ा अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, इकोनॉमिक टर्मोइल बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, लोगों के हाल में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत 2024 पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बहुत अच्छा, हमारी जो है वो इकनॉमी के लिए भी और काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप देखिएगा मेरी बात, इस वजह से इलेक्शन भी हैं और आगे बहुत सी ज़्यादा स्टेबल चीज़ें होंगी, बहुत सी, क्योंकि अब जो होने जा रहा है ना, इससे पहले कभी हुआ नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा, 2024 पाकिस्तान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा और इंशाल्लाह ताला रोज़गार खुलेगा, बहुत अच्छा काम होगा, डॉलर भी स्टेबल होगा, इसके साथ जो गोल्ड भी अपनी सेटिंग पे आएगा, सब चीज़ें लाइनअप पे आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। देखो हर तकलीफ़ के बाद राहत है। देखो अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, सर्कल है, पहिया तो घूमता है ना, हाँ सर्कल चलता रहेगा, तो ये चलेगा इंशाल्लाह ताला। ख्याल से जो पढ़े लिखे हैं और जो बिल्कुल एक्सपीरियंस है, जो पाकिस्तान से बाहर जाते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है स्किल लोग पाकिस्तान में सेटल हुए। बहुत से लोग ये मिसाल देते हैं ना, जो अपने मुल्क में नहीं कमाया वो कहीं नहीं कमा सकता जाकर ना, बहुत से लोग देते हैं मिसाल। काफ़ी हद तक 80-85% तक ये ठीक भी है, 10 से 15% लोग बाहर जाकर स्ट्रगल कर जाते हैं, पर बाहर की लाइफ भी आसान नहीं है। कराची शहर में, पाकिस्तान में हर गली हर नुक्कड़ पे काम है यार। आप मुझे बताएं, हम लोग बात करते हैं कि यार कारोबार नहीं है, ठीक है,
आप जो है लोगों के हालात ऐसे हैं कि घर में राशन डलवाएं, घर का बिजली का बिल भरें, कैसे करें। आप कभी फ्राइडे सैटरडे संडे आप फूड स्ट्रीटों पे चक्कर लगाएं कभी आप जाएं तो सही यार, आप जाएं तो सही। कौन है ये लोग? ये कराची की पब्लिक नहीं है, कहीं बाहर से आ रही है, कौन है? तो क्या लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो गई है? यार देखें, बात दरअसल ये है कि रोने की आदत हो गई है। जिस भी हाल में अल्लाह पाक रखे, सब्र शुक्र करना चाहिए। एक तो है बिल्कुल बेचारे लो क्लास, ठीक है, जो भाई वाकई 10,000 15,000 महीना कमाते, उनके लिए तो प्रॉब्लम है। वो आपको मार्केटों में इधर उधर नहीं दिखेंगे, मॉल में और रेस्टोरेंट्स वगैरह में, उनकी तो बात ही हम नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक सबके हाल पर रहम करे। एक है मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास में बहुत सी कैटेगरीज ऐसी हैं जो कहते हैं कि नहीं यार अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक ने हमें अच्छा रखा है। बहुत से ऐसे हैं उसमें भी रोने की आदत है। यार आप कभी भी अपने से ऊपर वाले को देखो। एक मिसाल है, मैं हूँ, अब मैं अपने से ऊपर वाले को देखूंगा ना, मैं कहूँगा कि नहीं यार इसके पास देखो, मेरे पास क्या है। अबे भाई तू ऊपर क्यों देख रहा है? तो नीचे देखना, तो नीचे देख, उसके पास क्या, उससे तो अच्छा रखा है। एक मिसाल है, तो बस वो सोच ये कि हमने ऊपर ही देखना है। यार इसके पास क्यों है? वो जेलसी भी तो वो है ना। तो जो सब्र शुक्र करके चलेगा, यार अल्लाह पाक ने जब फरमाया बंदे तू जैसा गुमान रखेगा मैं तुझे वैसा दूंगा। यार जैसे गुमान करोगे वैसा ही मिलेगा। देखो, क्या नॉन मुस्लिम के पास पैसा नहीं है? अदर्स कम्युनिटी के पास पैसा नहीं है, ठीक है, वो भी मांग रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से तरीके से मांग रहे हैं। देती है रब की ज़ात, ये दे अल्लाह ही रहा है, पर उनके गुमान के ऊपर है। बंदे तू जैसा गुमान रखेगा वैसा दूंगा, जैसे मांगेगा। देना मुझ नहीं है। वो कहते हैं ना, एक इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है, ठीक है, होगा वही जो मेरी चाहत है। पर अगर तूने सुपरत कर दिया वो जो तेरी चाहत है, दूंगा तुझे वही जो तेरी चाहत है। तो भाई जब अल्लाह कह रहा है ना कि मुझ पे छोड़ो ना, एक रब जो है एक माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करने वाले, कभी आपके बारे में गलत होगा? हम बाज़ औक़ात ऐसे हालात हो जाते हैं, हम कहते हैं यार हमारे साथ गलत हुआ यार, ये अल्लाह, ये मेरे रब क्या हो रहा है यार। तो यार कैसे हम कह सकते हैं कि यार वो एक माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करने वाला रब आपके साथ गलत करेगा? कैसे? आज लोग देख रहे होंगे मेरा पॉडकास्ट, बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें सोच, यार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब वेल सेट इसलिए कर रहे हैं ना। भाई मैं कहता चलूँगा, आज ये बात कोई कहेगा नहीं मीडिया पे। भाईजान मैंने वो वक्त निकाला है कि मेरे पास सुबह नाश्ते के पैसे नहीं होते थे, ठीक है, मेरे पास सुबह नाश्ते के पैसे नहीं होते थे कि मेरी फैमिली के लिए मैं जो है ना बेकरी से सामान ले गया। हाँ, एक वक्त था जब वालिद साहब की हयात थी तो माशाल्लाह बहुत वेल सेट थे, मसला ही नहीं था, टेंशन नहीं थी, वालिद साहब ने सब करना था। ओहो बिल्कुल, वालिद साहब के इंतकाल के बाद बहुत ज़्यादा क्राइसिस आने लगे, घर भी बिका, छोटे घर में गए, क्राइसिस आए, मामलात हुए, फिर शादी हुई, सारी चीज़ें हुई। तो मैंने वक्त निकाला है यार। मैं जब गुल प्लाजा में मेरी खुद की शॉप भी जब मैं करके बैठा था, तो मेरी शॉप रात 11:30 पौने 12 बजे तक खुली होती थी। मार्केट वाले कहते थे यार इसको कितनी हवस है यार, अभी तक दुकान खोल के बैठा, रोड की थी। अब किसी को हम क्या बताएंगे कि यार दुकान क्यों खोल के बैठा हूँ, मेरे जेब में पैसे नहीं है। कोई 200-500 रुपये आएंगे तो बाइक में पेट्रोल डला के तो घर जाऊँगा। मैंने वक्त निकाला है। देखो मैंने कोशिश, स्ट्रगल किया, मैं बहुत तकलीफ उठाई है मैंने भी। आज शायद कोई देख के सोच रहे होंगे यार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यार उस पर बैठ के, यार इसको क्या पता, इसको क्या पता यार गरीबी किस उसमें हम गुजरते हैं क्या है। मगर उस वक्त में भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, जो भी मिलता था ना सब्र शुक्र से वो किया, और रब की रज़ा में राज़ी रहा। सबसे बड़ी बात, अल्लाह से तिजारत शुरू कर दो। बिल्कुल आपने सही बात हुई। आखिरी एक सवाल पूछना चाहूँगा तरीर भाई, यूट्यूब पे काफ़ी प्रोग्राम देखती है हमारा, कुछ मैसेज देना चाहेंगे खास कर वो यंग बच्चे जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं? देखिए आप यंग के लिए तो ये है कि जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, यार इंशाल्लाह ताला मैं कर लूँगा। लेकिन जो लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, उसका क्या कहें? लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते रहेंगे। अगर ये भी हम सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, तो फिर वो लोग क्या करेंगे अगर हम सोचेंगे सारा, तो वो उनका काम है, उन्हें सोचने दें, हमने आगे बढ़े। देखिए अब एक मिसाल है, अब क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, उसके ऊपर से मैं मिसाल देता हूँ आपको। बात हुई थी तो कुछ लड़के मायूस हुए थे कि यार हमें मौका नहीं मिलता। मैं क्या, देखो ज़बान से जवाब नहीं देना है, आपका बैट जवाब देगा, वो आपकी बॉल जवाब देगी। लोग देखेंगे कि यार इसने काम किया है, बातों से कुछ नहीं होना है, आपने करके देना है। देखो आप कोशिश करोगे, काम में कामयाबी नहीं मिली 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसा नहीं होगा, 3 बार ऐसा नहीं होगा। हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश पूरी करनी। और एक बंदे का माइंड ही वो है, दिमाग में ही फ्रॉड बसा हुआ है कि यार मैं फ़लाँ से इन्वेस्टमेंट ले लूँ, फ़लाँ से ले लूँ, फ़लाँ से ले लूँ, उसको वक्ती नफ़ा दिखाऊँ, पाकिस्तान छोड़ के भाग जाऊँ। आजकल होता है ना, बहुत से लोग आते हैं कि यार फ़िश का काम है मेरा, यार वो मेरे काम में लगा दो, आप 50 लाख दे दो, आपको महीना 8 लाख मिलेगा। यार कौन सा काम है इसमें 50 लाख में 8 लाख मिलेंगे? यार लोग लगा भी देते हैं, पहले महीना 8 लाख नफ़ा भी आ जाता है, उसको पता नहीं कि बेवकूफ़ आदमी तेरे 50 लाख से 8 लाख तुझे वापस दे रहा है, तेरे 50 लाख से ही तुझे 8 लाख रुपये वापस दे रहा है। फिर उसको कह रहा है देख 50 में 8 मिलने, तू करोड़ दे तुझे 16 लाख मिलेंगे, 50 और निकाल के दे दिए, वो 16 लाख भी दे रहा है उसको। अरे यार तो नफ़ा आ रहा है यार, ये तो नफ़ा आ रहा है। फिर वो ऐसे फ्रॉड कर करके 40-50 करोड़ में लोग हो के निकले हुए हैं। लोगों की सोच है, बहुत से आ रहे हैं फीड का कारोबार है मेरा। ये अभी मुझे कल परसों एक दोस्त की कॉल आई, वो उसने किसी का बताया, बोले यार मेरा एक दोस्त है, मुझे बोल रहा है यार तो जो है वो 20 लाख लगा दे, मेरा फीड का काम है, और महीना कुछ नहीं जो है ना तेरे को आराम से है ना 2 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने कहा यार पागल आदमी,
तू बोला 20 लाख पे 2 लाख मिलेंगे, 10 महीने में तेरे 20 लाख तो पूरे हो जाएंगे। तो मतलब फिर वो तेरे से पैसे मांग रहा है, तो इतने टाइम में उसने क्या किया है? इतने टाइम में अगर इतना नफा है तो उसने क्या किया है? वो तुझसे 20 लाख क्यों मांग रहा है? वो तो अभी तक करोड़पति होता। तो ये लोगों का सेंस नहीं है यार, घर बेच के लोग पैसे दे देते हैं। तो यूथ के लिए क्या मशवरा है आप? यूथ के लिए मशवरा है, लाख रुपए से काम करोगे, 2 लाख से करो, 5 लाख से करो, अपना करो, खुद करो, अपने बल पे करो। तो हाँ देखो, हमारे में मेमनों में मिसाल दी जाती है, व्यवहार बाप बेटे में भी है। हिसाब किताब से लो, बाप बेटे में भी हिसाब होता है, ठीक है ना। हिसाब किताब जब तक आप मेंटेन नहीं हो ना इस चीज़ के अंदर, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यूथ के लिए कि अपना काम करें। आजकल तो यार ऑनलाइन बिजनेस आप देखो कितना आ गया, दराज पे काम हो रहा है। हमने दराज अवेयरनेस प्रोग्राम भी ओकाई मेमन बरादरी में हमने किया था, और इसके अलावा ओकाई मेमन बरादरी में काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। सिलाई वगैरह सिखाई जाती हैं, बच्चों को जो है वो एक्टिविटीज़ दी जाती है, घर घर बच्चों को वो फैसिलिटेट किया जा रहा है, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो स्टार्ट लें, मतलब अब जहन बैठ जाए कि नहीं मैंने फलां के साथ इन्वेस्टमेंट लगा ली है। अबे यार इन्वेस्टमेंट लगा ली यार, वो तो आपके पैसों पे। हाँ, आपकी बात तो मतलब यार अब बिल्डरों में नाम काफ़ी लोगों में क्यों ख़राब हो जाते, बोले यार बिल्डर जो है वो फ्रॉड भी कर रहे हैं, बिल्डर जो यार पैसे लेके भाग भी जा रहे हैं। आप कॉमन सेंस की बात रखें, एक दुकान की वैल्यू है 20,000 रुपये स्क्वायर फीट, ठीक है। अब वो आपकी दुकान 40,000 रुपये स्क्वायर फीट में एक बंदा बेच रहा है, वो कैसे शो करा रहा है कि जैसे कि दुकान का, हमारे यहाँ कराची शहर में क्या होता है कि 0.5% जो है वो रेंट काउंट होता है। करोड़ रुपये की दुकान है ना, तो 50,000 रुपये उसका रेंट बनता है 0.5% से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, भाई ये करोड़ रुपये की दुकान नहीं है भाई, ये दुकान 2 करोड़ रुपये की, इसका रेंट है लाख रुपये, रेंट होगा 50,000, उसको बोलेंगे लाख रुपये रेंट आ रहा है भाई। वो भाई 2 करोड़ में दुकान भी ले ली, उसको लाख रुपये से 12 महीने के चेक भी दे दिए, 12 लाख रेंट भी आ गया। अब आप सोचो ना, एक ने करोड़ रुपये की टॉप मारी है, और उसी करोड़ रुपये में से इसको 12 लाख एक साल के देने, क्या फ़र्क पड़ता है? 1 साल के बाद किराएदार खाली होगा तो बोले भाई अब क्या करें, हालात सही नहीं है, किराया कम करो। तो फ्रॉड है टोटली, और इस काम में बरकत नहीं है, बंदा आगे नहीं बढ़ेगा। जब मैसेज की बात है तो कुछ फैमिलीज़ को भी मैसेज देना चाहूँगा। बाज़ औक़ात कहीं बुकिंग हो रही है तो फैमिलीज़ जाती हैं, कपल जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, भाई ये दुकान हमने ली है, भाई दुकान है 30 लाख रुपए की, ठीक है, 30 लाख की शॉप है, ठीक है मैडम, आपने जो है वो शॉप लेते ही आपका रेंट शुरू हो जाएगा। ये पॉलिसी चल रही है कराची शहर में काफ़ी जगह, रेंट शुरू हो जाएगा, शॉप तो तैयार नहीं है, अभी तो पोजीशन भी नहीं है, नहीं रेंट शुरू हो जाएगा आपको। और आपको रेंट पता है कैसे मिलेगा? मतलब कैसे मिलेगा? बोला आपकी जो लाख रुपए इंस्टॉलमेंट आएगी ना मंथली, उसमें 20,000 रुपये रेंट काट लीजिएगा आप। अब वो वाइफ बैठी है, उसको तो भाई माशाल्लाह मेरे तो 20,000 आ गए, नहीं आप दुकान ले लो, रेंट तो मुझे चाहिए हर महीने का। अबे भाई उसको पता नहीं कि तेरे शोर के पैसे लेके उसी में से 20,000 दे रहा है ना, और क्या कर रहा है। तो ये इतने केसेस चल रहे हैं यार, हम लोग देख रहे हैं कि मतलब लोग थोड़ा शऊर पैदा हो, लोगों में थोड़ी चीज़ समझ हो, अवेयरनेस ज़रूरी है। चलिए तभी भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया आपके साथ, आपकी लाइफ के बारे में जाना, मार्केट इंसाइट्स के बारे में जाना, आगे के फ्यूचर के बारे में जाना। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा वो मैं टाइम नहीं है। इनके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस आपने दिए। व्यूअर्स आपको बताते चलें, आप प्रोग्राम पॉडकास्ट सीरीज़ देख रहे थे द वेस्ट टॉक्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ वॉइस ऑफ मेमन। जाने से पहले मैं तमीर साहब के मैसेज से ही कंक्लूड करना चाहूँगा, सब्र और शुक्र का दामन कभी ना छोड़िए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में जो है आपके साथ एक नए गेस्ट के साथ, एक एंटरप्रेन्योर के साथ होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी टीम को, मेरे गेस्ट को, मेहमानों को बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। We'll catch you in the next episode of the Race Talks on the platform of Voice of Memon. Take care, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad.